मैं सौरभ कुमार द टेक्निकल क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग अप्लाइड केमिस्ट्री में जो वाटर यूनिट को स्टार्ट किए थे उसमें हम लोग सेकेंड लेक्चर तक देख लिए थे। ठीक है, आज हम लोग थर्ड लेक्चर में बात करेंगे। आपके सिलेबस में एक टॉपिक है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ वाटर हार्डनेस बाय डाटा मेथड। ठीक है, आज हम लोग वाटर के हार्डनेस को डाटा मेथड से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आपके सिलेबस में ये टॉपिक लिखा हुआ होगा क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ वाटर हार्डनेस बाय डाटा मेथड। तो इसमें आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस को लेकर डील करेंगे। ठीक है, देखेंगे किस प्रकार से हम लोग डेटा मेथड से वाटर के हार्डनेस को कैलकुलेट करते हैं। चलिए, इसको समझने के पहले सबसे पहले हार्डनेस को हम रिकॉल कर देते हैं। हम लोग हार्डनेस पढ़े थे कि वाटर का जो हार्डनेस हम लोग देखे थे दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक क्या टेम्प्रोरी हार्डनेस, पहला क्या देखे थे हम लोग टेम्प्रोरी हार्डनेस, दूसरा क्या देखे थे परमानेंट हार्डनेस, दूसरा क्या देखे थे हम लोग परमानेंट हार्डनेस। यही दो प्रकार का वाटर में हार्डनेस अवेलेबल होता था। तो चलिए, टेम्प्रोरी हार्डनेस के लिए जो साल्ट रेस्पॉन्सिबल होता था वो कौन कौन से साल्ट होते हैं, पहले फिर एक बार आपको रिकॉल कराते हैं। तो देखिए, कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। ठीक है, हम लोग टेम्प्रोरी हार्डनेस में पढ़े थे कि वाटर में टेम्प्रोरी हार्डनेस कब आता है, जब वाटर में जो अवेलेबल साल्ट होता था कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट अवेलेबल होते थे, तो उस केस में वाटर में टेम्प्रोरी हार्डनेस का गुण आ जाता था। हम लोग देखे थे। तो वही बात यहाँ पे लिखे हुए, देखिए इस मेथड से न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के पहले आपको हार्डनेस दोनों क्लियर होना चाहिए। अगर यदि क्लियर नहीं है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में जाके उसको क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो ही आपका यहाँ से सॉल्व होगा, नहीं तो फिर इसको ध्यान से समझिए। तो टेम्प्रोरी हार्डनेस के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल था, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट। तो उस केस में वाटर में क्या होता था, टेम्प्रोरी हार्डनेस आता था। क्लियर है, क्योंकि देखिए हम लोग डाटा मेथड में वाटर के जो हार्डनेस कैलकुलेट करेंगे टेम्प्रोरी, परमानेंट प्लस टोटल, तीन प्रकार का क्वेश्चन पूछता है आपके वाटर डाटा मेथड में। पूछ देगा, क्वेश्चन दे देगा, हम लोग लेके भी देखेंगे। उसमें कह देगा कि वाटर के हार्डनेस के लिए जो रेस्पॉन्सिबल साल्ट हैं वो आपको गिवन दिया रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, आपको पूछ देगा कि टोटल हार्डनेस कैलकुलेट करें, टेम्प्रोरी हार्डनेस कैलकुलेट करें, परमानेंट हार्डनेस कैलकुलेट करें। तो टोटल हार्डनेस पूछेगा, टेम्प्रोरी प्लस परमानेंट होगा, दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल हार्डनेस निकल जाएगा वाटर का। और सिर्फ टेम्प्रोरी पूछेगा तो फिर हम लोग टेम्प्रोरी हार्डनेस निकालेंगे, परमानेंट कहेगा तो परमानेंट। तो हम लोग सारे क्वेश्चन में क्लियर करेंगे। ठीक है, लेकिन उसके पहले आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि अगर यदि टेम्प्रोरी हार्डनेस कैलकुलेट करने कह दे तो टेम्प्रोरी के लिए कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल साल्ट हैं, कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल साल्ट टेम्प्रोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये पता होगा तभी ना आप टेम्प्रोरी हार्डनेस कैलकुलेट कीजिएगा। अगर यदि आपको क्वेश्चन में परमानेंट हार्डनेस पूछेगा कैलकुलेट करने के लिए, तो आपको पहले पता होना चाहिए ना कि परमानेंट हार्डनेस के लिए कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल साल्ट हैं, तो ही आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए फिर से यहाँ देख लेते हैं। तो टेम्प्रोरी के लिए कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल साल्ट होंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट। तो क्या शो करेगा, टेम्प्रोरी हार्डनेस। उसी प्रकार परमानेंट हार्डनेस के लिए कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल साल्ट होंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। अगर यदि कैल्शियम के क्लोराइड या कैल्शियम के सल्फेट या मैग्नीशियम के क्लोराइड या मैग्नीशियम के सल्फेट वाटर में अवेलेबल है, वाटर में प्रेजेंट है, तो उस केस में वाटर किस प्रकार के हार्डनेस को शो करेगा, परमानेंट हार्डनेस को शो करेगा। कोई दिक्कत? तो टेम्प्रोरी हार्डनेस वाटर में कब होगा, परमानेंट हार्डनेस कब वाटर शो करेगा। क्लियर है? तो रेस्पॉन्सिबल साल्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि टेम्प्रोरी हार्डनेस के लिए कौन कौन से रेस्पॉन्सिबल साल्ट हैं। तो यहाँ से आप नोट कर लीजिए, टेम्प्रोरी हार्डनेस के लिए यही रेस्पॉन्सिबल साल्ट होते हैं। कोई दिक्कत? उसके बाद परमानेंट हार्डनेस के लिए ये रेस्पॉन्सिबल साल्ट होते हैं, कैल्शियम या कैल्शियम के क्लोराइड या कैल्शियम के सल्फेट या मैग्नीशियम के क्लोराइड या मैग्नीशियम के सल्फेट। उसी प्रकार टेम्प्रोरी में कैल्शियम के बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम के कार्बोनेट या कैल्शियम के कार्बोनेट या आयरन के कार्बोनेट।
कोई दिक्कत। अगर यदि ये अवेलेबल रहेंगे वाटर में टेम्प्रोरी हार्डनेस को शो करेगा, अगर यदि ये साल्ट रहेंगे अवेलेबल तो क्या परमानेंट हार्डनेस को शो करेगा। आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन को लेंगे अभी और डेटा मेथड से सॉल्व करेंगे। क्लियर है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए, आपको एक क्वेश्चन गिवन है, मान लीजिए इस प्रकार एक क्वेश्चन दिया रहेगा। कह रहा है क्वेश्चन कैलकुलेट टेम्प्रोरी एंड परमानेंट हार्डनेस। क्या कह रहा है? कैलकुलेट टेम्प्रोरी एंड परमानेंट हार्डनेस। देखिए यहाँ पे पूछ दिया टेम्प्रोरी एंड परमानेंट। हो सकता है आपको यहाँ पे ऐसा भी क्वेश्चन रहेगा, कैलकुलेट टेम्प्रोरी परमानेंट एंड टोटल हार्डनेस, ठीक है, या नहीं तो कोई एक दे देगा, ठीक है। तो किसी प्रकार से क्वेश्चन रह सकता है, टेम्प्रोरी, परमानेंट, टोटल, ये तीन में से तीन भी पूछ सकता है, दो भी पूछ सकता है, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। तो खैर समझिए, हम लोग को जो कहेगा हम लोग आंसर निकाल लेंगे। किस प्रकार? तो पहला क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिए। पहला अगर यदि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अच्छे से तो आप सेकंड क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो कह रहा था कि कैलकुलेट टेम्प्रोरी एंड परमानेंट हार्डनेस। क्या कह रहा है बाबू? कह रहा है कि टेम्प्रोरी और परमानेंट हार्डनेस को कैलकुलेट करना है आपको। कोई दिक्कत? चलिए, ऑफ वाटर सैंपल कंटेनिंग, वाटर सैंपल आपको दिया हुआ है जो कंटेन कर रहा है फॉलोइंग इम्प्योरिटीज़ को। तो वाटर सैंपल जो इम्प्योरिटीज़ कंटेन कर रहा है वो इम्प्योरिटी आपको गिवन है, ठीक है, मतलब जो जो रेस्पॉन्सिबल है वाटर के हार्डनेस के लिए वो सारा दिया हुआ है इम्प्योरिटी। तो देखिए पहला इम्प्योरिटी क्या है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो किस प्रकार का हार्डनेस शो करेगा? टेम्प्रोरी, जान ही रहे हैं आप, इसीलिए बोले पहले आपको पकड़ना पड़ेगा कि टेम्प्रोरी हार्डनेस है कि परमानेंट। फिर हम लोग एक डाटा बनाएंगे और वहाँ से फिर सॉल्व करेंगे। खैर कोई बात नहीं, पहले भी समझिए। तो पहला इम्प्योरिटी क्या है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो कि आपको दिया हुआ है 40.5 ppm। कितना है वाटर सैंपल में? 40.5 ppm। फिर आपका दिया हुआ है कैल्शियम क्लोराइड 33.3 ppm। अगला इम्प्योरिटी क्या है? MgCO3 33.6 ppm। अगला है MgHCO3 14.6 ppm। अगला है CO2 22 ppm एंड NaHCO3 6.8 ppm। तो हम लोग को क्वेश्चन पढ़ के पहले ये पता करना पड़ेगा ना कौन कौन से टेम्प्रोरी हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन कौन से परमानेंट हार्डनेस के लिए है, और कुछ कुछ इम्प्योरिटी किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। तो डाटा में हम लोग उसको भी लिखेंगे लेकिन उसको हार्डनेस में ऐड नहीं करेंगे। कोई दिक्कत? तो चलिए, तो हम लोग यहाँ से पहले इसमें एक चीज़ और आप लोग ध्यान दीजिएगा, यदि यूनिट सेम नहीं हो इम्प्योरिटीज़ का, ठीक है, तो यहीं पे आप इम्प्योरिटी का यूनिट सेम कर लीजिएगा, ठीक है। जो जो आप लिख लीजिएगा गिवन में, जो जो रिस्पॉन्सिबल साल्ट हैं या जो जो गिवन इम्प्योरिटीज़ हैं उसका यूनिट आप गिवन में दे के सेम कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग वाटर के हार्डनेस का 4 यूनिट पढ़े थे, ppm, ठीक है, मिलीग्राम पर लीटर, डिग्री क्लार्क, डिग्री फ्रेंच पढ़े थे ना हम लोग। तो हम लोग चारों में रिलेशन भी देखे थे। अगर यदि यूनिट डिफरेंट होगा तो आप यूनिट सेम कर लीजिएगा, ठीक है। रिलेशन आपको पता है, उस पर भी हम क्वेश्चन कराए हुए थे, यूनिट कन्वर्जन कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले ये तय करेंगे कि कौन से इम्प्योरिटीज़ किस प्रकार के हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट टेम्प्रोरी हार्डनेस को शो करता है। तो यहाँ पे बाइकार्बोनेट है, इसका मतलब क्या? टेम्प्रोरी हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल इम्प्योरिटीज़ होगा। इसका अमाउंट दिया हुआ है, मात्रा जो भी है, खैर जिसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें उसके मात्रा से हमको मतलब। अगला देखिए कैल्शियम क्लोराइड। तो देखिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? परमानेंट हार्डनेस के लिए। तो ये क्या शो करेगा? परमानेंट हार्डनेस शो करेगा। चलिए अगला पढ़ते हैं, MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये किसको शो करता है? फिर टेम्प्रोरी को शो करता है। कार्बोनेट बाइकार्बोनेट जैसे दिखे टेम्प्रोरी। क्लियर है? चलिए, इसका भी यहाँ पे दिया हुआ है, मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉलिड, मास दिया हुआ है, बाद में देखेंगे हम लोग। फिर दिया हुआ है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये भी क्या शो करेगा? टेम्प्रोरी हार्डनेस को। चलिए, इसका भी अमाउंट दिया हुआ है। अगला कार्बन डाइऑक्साइड 22 ppm। क्या कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल होता है? नहीं होता है, न टेम्प्रोरी में न परमानेंट के लिए, किसी के लिए नहीं होता है। तो यूं ही छोड़ देंगे हम लोग, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। अगला क्या है? NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। तो क्या ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है क्या?
कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पे सोडियम आ गया, ये भी रिस्पॉन्सिबल है हार्डनेस के लिए। क्या ये इम्प्योरिटी भी हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसको भी छोड़ देंगे हम लोग। खैर डाटा में हम लोग लिखेंगे। चलिए आप क्वेश्चन समझ चुके हैं, आप क्वेश्चन नोट कीजिए। अब सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे वो आपको हम बताएंगे। क्वेश्चन नोट कीजिए आप लोग। चलिए आप लोग गिवन इम्प्योरिटीज़, इसको आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, आप लोग डायरेक्ट ई डेटा बना सकते हैं। अगर आपको सुविधा हो तो आप इस चीज़ को लिख सकते हैं गिवन देके। चलिए सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, सॉल्यूशन दे देंगे। गिवन में इम्प्योरिटीज़ को आप लोग लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट ई डाटा आप बना सकते हैं। खैर हम इसलिए यहाँ पे लिख लिए, अगर यदि आपका यूनिट सेम नहीं हो तो आप इस जगह यूनिट सेम कर लीजिएगा, कोई दिक्कत। यहाँ पे आप यूनिट सेम कर लीजिएगा पहले। तो देखिए इस क्वेश्चन के सारे यूनिट सेम है, कोई दिक्कत। अगर यूनिट सेम नहीं रहता तो यहाँ हम लोग रिलेशन पता है, चाहे वो डिग्री फ्रेंच हो, डिग्री क्लार्क हो, ठीक है, और या क्या मिलीग्राम पर लीटर हो या ppm हो, तो कुछ भी हो, चारों का हम यूनिट कन्वर्जन बताए हुए हैं, उस पर क्वेश्चन भी कराए थे। आप उसकी मदद से यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन लगा के यूनिट सेम कर लीजिएगा, कोई दिक्कत। अगर यदि यूनिट सेम हो तो यहाँ पे आप ये नहीं भी लिखिएगा, चलेगा। मतलब या यूनिट नहीं भी सेम हो तो आप सॉल्यूशन में गिवन इम्प्योरिटीज़ को नहीं भी लिखिएगा, डायरेक्ट ही डाटा बनाइएगा तो भी सही है, कोई दिक्कत। तो आपको जैसा सुविधा हो आप सॉल्यूशन में वैसा अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे लिख लिए पहले जो जो गिवन इम्प्योरिटीज़ था, कोई दिक्कत। चलिए आप लोग भी लिख लीजिए। चलिए अब इसकी मदद से हम लोग ई डाटा बनाएंगे, ठीक है। तो गिवन इम्प्योरिटीज़ को आप लोग सॉल्यूशन में लिखिए, उसके बाद ई डाटा बनाएंगे हम लोग, ठीक। चलिए आप लोग भी इसी प्रकार से एक टेबल बना लीजिएगा, ठीक है। टेबल में क्या क्या ऐड कीजिएगा, सबसे पहले सीरियल नंबर, जितना इम्प्योरिटीज़ रहेगा सीरियल नंबर देके हम लोग दिखाएंगे। उसके बाद इम्प्योरिटीज़ कौन कौन सा वाटर सैंपल में कंटेंट है, जो वाटर सैंपल इम्प्योरिटीज़ कंटेन कर रहा है उसको यहाँ पे रखेंगे, क्या क्या इम्प्योरिटी है। उसके बाद अमाउंट क्या है, ठीक है। उसके बाद यूनिट क्या है। अब देखिए यदि वहाँ पे यूनिट सेम कर लीजिएगा तो यहाँ पे ज़्यादा आपको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता है नहीं है, तो आप लोग यहाँ भी ऐसे, वहाँ अगर यदि नहीं करते हैं तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, नहीं तो वहीं कर लीजिए, ठीक है। चलिए उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में हार्डनेस क्या है। हम बताए थे कि कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में हार्डनेस कैसे हम लोग निकालते हैं। तो फार्मूला होता था मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग साल्ट, जो हार्डनेस प्रोड्यूसिंग साल्ट है उसका मास क्या है, ठीक है, बटे इक्विवेलेंट वेट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग साल्ट गुना क्या देखे थे हम लोग, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यही हम लोग फार्मूला जानते हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, तो आप लोग भी इसी प्रकार टेबल बनाइएगा। चलिए हम एक बार फार्मूला को रिकॉल करा देते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में हार्डनेस कैसे निकालेंगे हम लोग। तो देखिए फार्मूला हम लोग पढ़े थे, कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट बराबर क्या होता था, मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग साल्ट, मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग साल्ट, मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग साल्ट गुना, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3। अब बटे में क्या था, ये क्रॉस यहाँ लगाइएगा, ठीक है। अब बटे में क्या था आपका, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग साल्ट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग साल्ट, हार्डनेस प्रोड्यूसिंग साल्ट। हम इस फार्मूला पे आपको न्यूमेरिकल भी कराए हुए थे, ठीक है। तो आप लोग पहले कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में कैसे हम लोग हार्डनेस को निकालते हैं, कैसे मेजर करते हैं, इस पे पिछला लेक्चर जो है वहाँ पे ब्रीफ में बताए थे। अगर यदि आपको क्लियर नहीं है तो पहले आप क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डायरेक्ट यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में हार्डनेस बताना है। तो हम लोग इस फार्मूला पे कैलकुलेट करके बाहर कर लेंगे, कोई दिक्कत। फिर फार्मूला बोल देते हैं, किसी भी इम्प्योरिटी की किसी भी साल्ट को कैसे कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में हम लोग हार्डनेस निकालेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए जितने इम्प्योरिटीज़ था अभी अवेलेबल था ना, जितने भी कह सकते हैं इम्प्योरिटीज़ अवेलेबल था, तो सबका अमाउंट आपको दिया हुआ था।
यूनिट ppm था। तो वो हार्डनेस कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस नहीं था। हम लोग निकालते हैं कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस तो इस फार्मूला से निकालते हैं, मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग साल्ट बटे इक्विवेलेंट वेट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग साल्ट गुना इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3। तो इस फार्मूला पे पुट करेंगे सारे इम्प्योरिटीज़ का कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में हार्डनेस कितना है वो आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा ई डाटा मेथड में। ठीक है, चलिए आप लोग टेबल बना लिए कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में किस फार्मूला से निकालेंगे ये भी क्लियर हो गया। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, इम्प्योरिटीज़ को ऐड करेंगे। टेबल में जितने भी इम्प्योरिटीज़ हैं सबको यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, ये जो भी आप गिवन देखें, जो भी गिवन में था इम्प्योरिटीज़ यहाँ पे लिखेंगे, अमाउंट कितना है, यूनिट क्या है। तो सारे ये 3 टेबल तो आप क्वेश्चन से तुरंत फिल कर सकते हैं। बचा ये 2, ये तो आपको गिवन रहेगा तो ये सारा आप 3 टेबल इसका फुल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत। अब सबको यहाँ पे ये 2 काम आपको खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, कि कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में उसको बदलना पड़ेगा, उसके बाद किस प्रकार का हार्डनेस है यहाँ पे लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत। चलिए हम लोग अगला स्टेप फॉलो करते हैं। चलिए हम लोग क्या किए, सबसे पहले जो इम्प्योरिटीज़ था, तो पहला इम्प्योरिटी क्या था, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो लिखे अमाउंट कितना था 40.5, तो 40.5 यूनिट क्या था ppm। चलिए दूसरा इम्प्योरिटी क्या था, कैल्शियम क्लोराइड। तो कितना था 33.3 ppm। चलिए मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना था 33.6 ppm। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट कितना था 14.6 ppm। कार्बन डाइऑक्साइड 22 ppm और सोडियम बाइकार्बोनेट 6.8 ppm। तो जितना गिवन इम्प्योरिटीज़ था उसको ई डाटा मेथड में जो हम लोग यहाँ पे टेबल बनाए तो वहाँ टेबल में इसको पुट कर लिए, कोई दिक्कत। चलिए ये आप 4 फॉर्मेट खुद से भर सकते हैं, सीरियल नंबर, इम्प्योरिटीज़, अमाउंट, यूनिट, यहाँ तक आप फुलफिल कर सकते हैं। आगे भी कर सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट निकालना है आपका। तो देखिए अब हम लोग एक एक करके निकालना शुरू करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट कितना होगा इसका, तो देखिए तो कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट निकालने के लिए फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग साल्ट। हार्डनेस प्रोड्यूसिंग साल्ट का मास क्या है, तो देखिए रखिए यहाँ पे मास कितना है 40.5। तो यहाँ पे पुट करेंगे 40.5। उसके बाद बटे में क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग साल्ट। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग साल्ट, हार्डनेस प्रोड्यूसिंग साल्ट बराबर क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट अब बटे क्या, वैलेंसी ऑफ कैटायन। ठीक है, हम लोग पढ़े थे लेक्चर 1 में भी कवर किए थे हम लोग, इसीलिए पूरे लेक्चर को कवर कीजिएगा तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे रखिए मॉलिक्यूलर वेट की जगह। तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे कैल्शियम कितना हो जाएगा 40 प्लस हाइड्रोजन कितना 1 प्लस कार्बन कितना 12 और प्लस ऑक्सीजन कितना 3 और गुना 16, यही होगा। और यहाँ पे गुना 2, कोई दिक्कत, क्योंकि होल 2 है। तो चलिए बटे वैलेंसी ऑफ कैटायन। तो वैलेंसी ऑफ कैटायन बिना कुछ सोचे वाटर के केस में 2 रखना। चलिए तो जोड़िए 40, इधर कितना हुआ 48 2 50 10 60 1 61, 61 दूनी 122, यही ना होगा। अब बटे 2, 122 प्लस 40 कितना होगा 162 बटे 2। तो यहाँ ये सारा काम आप रफ में कीजिएगा। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट पुट कीजिएगा। ये पहला क्वेश्चन है, हम इसलिए सारा क्लियर करा रहे हैं आपको। तो कितना आया, इसका जोड़े कितना आया 162 आया ना, 162 बटे 2, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, पुट कीजिएगा 162 बटे 2, कोई दिक्कत। चलिए गुना कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट बराबर क्या होता था, मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग बटे इक्विवेलेंट वेट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग गुना इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्या CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे पुट कीजिए, हम लोग तो वहाँ निकाल लिए थे 100 बटे 2 आता था, तो यहाँ पे पुट कर लीजिएगा 100 बटे 2। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा कैलकुलेटर पे तो कितना आएगा, आप लोग कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। इसका वैल्यू आएगा आपका 25, कितना आएगा 25 के अप्रॉक्स 25 आएगा। कैसे निकाले, कोई दिक्कत है। इसी प्रकार सबका कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट निकालेंगे, कोई दिक्कत। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, सबका कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं कैसे निकाले हम लोग। तो देखिए
यहाँ पे क्या करेंगे, मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग साल्ट का मास क्या है, तो यहाँ पे मास गिवन रहेगा तो उसको रख लीजिएगा, बटे इक्विवेलेंट वेट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग, तो ये आपको निकालना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट वेट बराबर फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट बटे वैलेंसी ऑफ कैटायन। कोई दिक्कत, तो वाटर के लिए जितने भी रिस्पॉन्सिबल साल्ट होंगे उसके जगह पे वैलेंसी ऑफ कैटायन के जगह पे आपको 2 रखना है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट आप निकाल लीजिएगा, यहाँ पे पुट कर लीजिएगा, सबका निकालना पड़ेगा आपको। इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट बटे वैलेंसी ऑफ कैटायन। तो मॉलिक्यूलर वेट तो के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, मास नंबर पता होना चाहिए। सबका मास नंबर जोड़ लीजिएगा, 2 से भाग दे दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग साल्ट हो जाएगा, या इक्विवेलेंट वेट ऑफ इम्प्योरिटीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट निकालने के लिए रखना पड़ेगा यहाँ मास ऑफ क्या, हार्डनेस प्रोड्यूसिंग साल्ट बटे इक्विवेलेंट वेट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग साल्ट गुना क्या, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो 100/2 फिक्स होता है, पहला लेक्चर में क्लियर किए थे इसको। तो जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा, 25 आएगा। इसी प्रकार सबका आपको कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरे का निकालते हैं। तो दूसरा देखिए क्या है, CaCl2। तो इसका कितना हो जाएगा, पहले मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग कितना है, 33.3। जब तक आपको पता नहीं रहेगा दिक्कत होगा, 33.3 बटे, अब देखिए मास ऑफ फार्मूला एकदम बिल्कुल ध्यान रखना है। फार्मूला क्या लिखाए थे, मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग साल्ट बटे इक्विवेलेंट वेट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग साल्ट गुना क्या इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट तो फिक्स है 100/2। तो ये तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट रख देना है, लेकिन ये भी आपको दिया रहेगा, सिर्फ एक चीज़ आपको निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग। तो इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला लगा लीजिएगा, मॉलिक्यूलर वेट बटे वैलेंसी ऑफ कैटायन। तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालिएगा, तो सबका मास नंबर को जोड़ लीजिएगा, जो जितना अमाउंट में रहेगा उसके बाद उसमें 2 से भाग दीजिएगा। वैलेंसी ऑफ कैटायन की जगह वाटर के केस में 2 रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ निकालते हैं हम लोग कैल्शियम क्लोराइड का। तो 33.3 क्या है, मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग बटे, देखिए अब इसका इक्विवेलेंट हम लोग निकालेंगे, तो इक्विवेलेंट के लिए मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 40, कैल्शियम का कितना, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, तो 40 + 35.5 गुना 2 यही होगा। अब बटे कितना हो जाएगा, वैलेंसी ऑफ कैटायन 2 गुना 100/2। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा इसका वैल्यू 30 आएगा। कितना आएगा, 30 आएगा। कोई दिक्कत, चलिए हम लोग इसके लिए, आप देखिए यहाँ पे भी आप लाइन स्केच कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए थोड़ा नीचे इसके सीध में आ रहा है, तो आप लाइन से सेपरेट कर लीजिएगा। मेरे पास थोड़ा स्पेस का स्कार्सिटी है, इसीलिए हम इस प्रकार किए हुए हैं। चलिए तीसरा क्या है, तीसरा आप निकालिएगा। तो तीसरा का अमाउंट रखिए 33.6, यही है बटे इसका। फिर क्या कीजिएगा आप, इक्विवेलेंट वेट निकालना है आपको। तो इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट। तो मैग्नीशियम कितना हो जाएगा 24, और कार्बन कितना 12 प्लस ऑक्सीजन कितना 16 गुना 3, ठीक है। अब बटे कितना हो जाएगा, वैलेंसी ऑफ कैटायन 2 गुना 100/2। कोई दिक्कत, जब ये सॉल्व कीजिएगा ये आपको 40 आएगा। कोई दिक्कत, कितना आएगा, 40 आएगा। चलिए अगला आपको क्या है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ भी इसी प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट के लिए क्या फार्मूला होता है, फार्मूला होता है क्या, मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग साल्ट। तो मास कितना है 14.6 है बटे इक्विवेलेंट वेट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग साल्ट। तो इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या, मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट निकालिए। तो मैग्नीशियम कितना हो जाएगा 24, हाइड्रोजन कितना 1, कार्बन कितना 12 प्लस ऑक्सीजन कितना 16 गुना 3। कोई दिक्कत, 16 होता है और 16 गुना 3 हो जाएगा। अब बटे वैलेंसी ऑफ कैटायन के जगह 2 ही रखना है। तो यहाँ पे क्या 100/2, ठीक है। क्यों 100/2 लेते हैं, फार्मूला ही होता है मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग साल्ट बटे इक्विवेलेंट वेट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग साल्ट गुना
क्या इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3। तो फिक्स होता है 100/2, पुट कर लीजिएगा। यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको ऐड करके इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू आपको 10 आएगा। कितना आएगा? 10 के आसपास आएगा। चलिए बचा ये दोनों। तो देखिए ये दोनों रेस्पॉन्सिबल है क्या हार्डनेस के लिए? रेस्पॉन्सिबल है। ये दोनों इम्प्योरिटीज़ नहीं है। तो वहाँ पे आप लिख लीजिएगा टेबल में, दे विल नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस। इस दोनों के सीध में लिख लीजिएगा, दे विल नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस। दे विल नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस। देखिए आप सबके सीध में लिखिएगा इसको, ठीक है। मेरे पास थोड़ा पहले बोले स्पेस का दिक्कत है, इसीलिए हम इस प्रकार लिखे हुए हैं, ठीक है। आप पहले इसको सेपरेट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग इसको कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट सबका निकाल लिए। अगर स्पेशल आपको कैसे निकालते हैं कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट तो पिछला लेक्चर जाके देख लीजिएगा, वहाँ से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ हार्डनेस क्या होगा। तो देखिए कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होगा, क्या होगा? टेम्पररी हार्डनेस होगा, ठीक है। और क्या होगा? वो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट किसका होना चाहिए? कैल्शियम और मैग्नीशियम का या आयरन का, ठीक है। या नहीं क्लोराइड और सल्फेट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? परमानेंट हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपको ध्यान यदि होगा कौन कौन से कैल्शियम और मैग्नीशियम का, या तो सल्फेट रहेगा या नहीं तो क्या रहेगा? क्लोराइड रहेगा, तो वो परमानेंट हार्डनेस को शो करेगा। तो टाइप्स ऑफ हार्डनेस लिखना है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या है? कैल्शियम का बाइकार्बोनेट है, क्या होगा? टेम्पररी हार्डनेस। चलिए दूसरा चलते आगे। कैल्शियम क्लोराइड जैसे आ जाए कैल्शियम और मैग्नीशियम का, या सल्फेट आ जाए, परमानेंट हार्डनेस। तो यहाँ लिखेंगे परमानेंट हार्डनेस। चलिए तीसरा क्या है? मैग्नीशियम कार्बोनेट, क्या होगा? टेम्पररी हार्डनेस, ठीक है। चलिए अगला क्या है? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अगला क्या है? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, यही था ना, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पे होल 2 छूट गया था, आप ऐड कर लीजिएगा। तो देखिए मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, तो ये भी क्या होगा? कार्बोनेट बाइकार्बोनेट का टेम्पररी। ये दोनों तो रेस्पॉन्सिबल है ही नहीं, तो छोड़ देना है, उस जगह कुछ नहीं ऐड करना है। तो इसी प्रकार से आपको पहले टेबल बनाना पड़ेगा। चलिए टेबल को नोट कीजिए, आप समझ भी गए होइएगा कि किस प्रकार से हम लोग टेबल को बनाते हैं, क्या क्या ऐड करते हैं। कोई दिक्कत? चलिए नोट कीजिए इसको, उसके बाद अगला स्टेप देखें। चलिए अब आपको करना क्या है कि क्वेश्चन का जो रिक्वायरमेंट होगा उसको देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि कैलकुलेट टेम्पररी एंड परमानेंट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर टेम्पररी हार्डनेस, या डायरेक्ट लिख लीजिएगा टेम्पररी हार्डनेस इक्वल टू, जैसे इच्छा हो, टेम्पररी हार्डनेस। तो टेम्पररी हार्डनेस के लिए जो जो रेस्पॉन्सिबल था उसको लिखिए, ठीक है। और उसके बाद सबको ऐड करके लिख दीजिए, कोई दिक्कत? तो टेम्पररी हार्डनेस के लिए कौन कौन रेस्पॉन्सिबल था, चलिए उसको नोट करते हैं हम लोग। आप टेबल देख सकते हैं, टेम्पररी के लिए रेस्पॉन्सिबल था, तो इसको लिख लिए, कोई दिक्कत? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, यही 3 साल्ट या 3 इम्प्योरिटीज़ रिस्पॉन्सिबल था किसके लिए? टेम्पररी हार्डनेस के लिए। चलिए अब कितना कितना अमाउंट में था उसको लिखिए। कैल्शियम बाइकार्बोनेट कितना था? 25 ppm। चलिए कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट लिखना है यहाँ पे आपको, हार्डनेस कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में कितना था। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना था? मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना आया था कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में? 40 आया था। कितना आया था? 40 आया था, 40 ppm। उसके बाद अगला क्या इम्प्योरिटीज़ है आपका? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना था? 40 ppm। और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट कितना था? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट आया था आपका 10 ppm। तो इसको लिख लीजिए 10 ppm। टेबल देख देख के आपको फुलफिल कर लेना है। कितना आ जाएगा? 65 10 75 ppm। टेम्पररी हार्डनेस कितना हो गया था टोटल? 75 ppm, 75 ppm आंसर। चलिए दूसरा क्या आ रहा था? परमानेंट।
परमानेंट हार्डनेस। तो परमानेंट हार्डनेस के लिए क्या कौन कौन सा इम्प्योरिटी अवेलेबल था? एक ही इम्प्योरिटी था सिर्फ, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, यही था। ये कितना अमाउंट में था? 30 ppm था, 30 ppm। ठीक है, टेबल देख लीजिएगा, शायद 30 ppm ही था, देख लेते हैं एक बार। हाँ 30 ppm ही था, डायरेक्ट ये आंसर। और साल्ट रेस्पॉन्सिबल होता परमानेंट के लिए, तो उसको यहाँ पे ऐड करके टोटल निकाल लेते, कोई दिक्कत? चलिए, यही 2 क्वेश्चन पूछ रहा था कि टेम्पोररी क्या है, परमानेंट क्या है, निकाल लिए हम लोग। मान लीजिए यही क्वेश्चन में काटा कि टोटल कितना हार्डनेस है, टोटल हार्डनेस कैलकुलेट करने का था। मान लेते हैं, ये कहा नहीं रहा है, हम आपको इसी क्वेश्चन में समझा देते हैं। टोटल हार्डनेस, तो टोटल हार्डनेस में आप क्या करते कि टेम्पोररी हार्डनेस अब प्लस परमानेंट हार्डनेस दोनों को ऐड कर देते, टोटल आ जाता था। टेम्पोररी कितना आया? 75 ppm, अब प्लस परमानेंट कितना आया? 30 ppm। कोई दिक्कत? जोड़ लीजिएगा 105 ppm। तो इसी प्रकार आपको ई डेटा मेथड से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, कोई दिक्कत? आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको। मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ भी हम लोग अभी और कुछ क्वेश्चन इसमें करेंगे ताकि आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत? आप लोग हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।